बच्चों, मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए थे बनाने के लिए और हो सकता है आप लोगों ने उनकी पैसिव बनाई होगी। नहीं बनाई हो तो परेशान भी ना होइएगा। आपको जो भी सेंटेंस ना बना हो आप उस सेंटेंस को कमेंट सेक्शन पर केवल मुझको लिख दीजिएगा, तो मैं आपको वही वाक्य उसी में से जवाब आप लोगों को दे दूंगा। और अभी इस वीडियो में आपको मैं एक भी अपने मन से नहीं यहाँ पर लिखूंगा, क्योंकि पहले आपका काम है कि आप उसको करिएगा। और जैसे मैं आपको पीडीएफ बनाऊंगा तो पीडीएफ बनाने में जितने भी मैंने वाक्य यहाँ पर पूछे इस एक्सरसाइज के, अभी कुछ इसमें सेंटेंसेस बचे थे वो भी आपके साथ में इंक्लूड कर दूंगा और वो पीडीएफ के फॉर्म में आपके पास में पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है ना। यदि कोई किसी वाक्य में आपको दिक्कत आ रही हो या कोई भी वाक्य यदि आपको पूछना हो तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं और आप कमेंट के थ्रू अपने सेंटेंसेस मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है। आज के देखिए वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जब आपका एक्टिव का वाक्य आपका इंट्रोगेटिव में होता है उसकी पैसिव कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको कल के वीडियो में यानी कि लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया है कि एक्टिव का वाक्य जिस तरीके से होता है उसी तरीके से आपके पैसिव का भी सेंटेंस होता है। मीन्स ये हुआ कि यदि एक्टिव आपका अफर्मेटिव में है तो पैसिव भी आपका बच्चों किस में हो जाएगा, अफर्मेटिव में। यदि एक्टिव का वाक्य आपका नेगेटिव में है तो पैसिव का वाक्य भी आपका किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यदि एक्टिव का वाक्य आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो पैसिव का वाक्य भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही बनाना है। क्लियर है ना। और यदि मान लीजिए कि एक्टिव के वाक्य का प्रारंभ यदि हेल्पिंग वर्ब से हुआ है तो पैसिव के वाक्य का प्रारंभ भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। और यदि एक्टिव के वाक्य का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से हुआ है तो पैसिव के वाक्य का प्रारंभ भी क्वेश्चन वर्ड से ही किया जाएगा। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिए। ठीक है ना। बाकी के पूरे रूल्स आपके पिछले के जैसे हैं, जैसे कि आपके पिछले वीडियोस में से बताए गए हैं। और बेटा यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको सलाह दूंगा कि आप पार्ट 1 से पूरे सीरीज के पूरे वीडियो पहले देख लीजिए, ताकि आपको इस पार्ट में जो कुछ भी पढ़ाया जाए वो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। यदि आपको आता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं आता है तो एक बार फिर से सलाह है कि पिछले वीडियो क्रम से ज़रूर देखिएगा पूरी तरह से। क्लियर है ना। तो आइए हम लोग सीखेंगे पहले तो इंट्रोगेटिव वाक्यों की पैसिव बनाना। तो जब हम लोग यहाँ पर इंट्रोगेटिव वाक्यों की पैसिव बनाना सीखेंगे तो हम लोग ये जानते हैं बेटा, जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं। तो एक होता है आपका फर्स्ट टाइप और एक होता है बच्चों आपका सेकंड टाइप। देखिए बेटा यहाँ पर फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का मतलब क्या है। तो फर्स्ट टाइप का मतलब उन वाक्यों से है कि जिनके जवाब हम लोग केवल यस या नो में देते हैं। ठीक है। या वे वाक्य जिनका प्रारंभ किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से होता है, वो आपके कैसे कहीं यहाँ पर होंगे, कौन टाइप के, फर्स्ट टाइप हो जाएंगे। दूसरा सेकंड टाइप क्या होते हैं। तो सेकंड टाइप ये होता है कि जिनके जवाब में हमको कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, उसमें से यस या नो का जवाब कभी भी नहीं निकलता, उसमें से हमको एक एग्जैक्ट आंसर देना होता है, वो आपके सेकंड टाइप के होते हैं। और उनकी जो स्टार्ट होती है, ऐसे वाक्यों की स्टार्ट हमेशा जो है किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से ही होती है, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों की शुरुआत हमेशा किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो ये दोनों बातें पहले समझ लीजिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग उसको फर्स्ट और सेकंड टाइप में से डिवाइड करेंगे। आप लोग जो पढ़ते हैं वो गलत नहीं है, और ये थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका केवल अलग है बस मात्र। ठीक है ना। बाकी पूरी बातें वही हैं, सब कुछ वही सिखाऊंगा मैं। फर्स्ट टाइप में कौन से होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके आंसर हम लोग यस या नो में देते हैं, ध्यान रखिएगा। और ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत हमेशा किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है। क्लियर है। दूसरा जो आपका सेकंड टाइप होता है, ये क्या होते हैं, इनका जवाब हमेशा किसी न किसी एक एग्जैक्ट वर्ड्स में दिया जाता है या तो आपका सेंटेंसेस में दिया जाता है। और ऐसे वाक्यों की शुरुआत हमेशा आपका क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्दों से होती है। ये बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है। एक यहाँ पर आपको नोट समझना है कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इन वाक्यों में यदि हम लोग नॉट लगाएंगे तो नॉट किस जगह पर लगाएंगे। ठीक है ना। आपका एक डाउट है, क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग नॉट लगाते हैं वो नॉट हमेशा किस जगह पर लगाते हैं कि इंट्रोगेटिव वाक्यों में जो नॉट का यूज होता है वह नॉट का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद करते हैं। याद रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद।
इंट्रोगेटिव वाक्यों में हम लोग जब भी नॉट लगाएंगे हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, वो चाहे आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो, वो चाहे तो आपका सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव हो। क्लियर है ना, बिल्कुल आसान सी बात है। अब देखिए हम लोग सीखते हैं कुछ पैसिव, ठीक है। तो पैसिव बनाने के लिए जब हम लोग सीखेंगे तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जिस तरीके से एक्टिव होता है उसी तरीके से आपका पैसिव होता है। ध्यान से केवल समझते जाइए माँ, ठीक है ना। हम पहले समझे कि यहाँ पर फर्स्ट टाइप वाक्यों की पैसिव, फिर बाद में समझेंगे यहाँ पर सेकंड टाइप के वाक्यों की पैसिव। तो पहले जब यहाँ पर फर्स्ट टाइप के समझेंगे, आपको कोई भी एक सीक्वेंस नहीं इसमें से रटना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि इस तरीके से रटते हैं कि वो इसका क्रम वहाँ पर रटते रहते हैं, ठीक है ना। या उस सेंटेंस को पहले लोग असर्टिव बनाते हैं, असर्टिव के बाद फिर वो जाकर उसका पैसिव बनाते हैं, फिर उसको उल्टा करके लिखते रहते हैं। आपको इतना लंबा प्रोसेस जो है नहीं अपनाना होगा, बिल्कुल आपको आसानी से सब कुछ पता चल जाएगा। तो हम लोग समझेंगे पहले यहाँ पर किसकी, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की। जब इसकी समझेंगे तो कोई एक वाक्य लेते हैं सिंपल सा, जैसे कि मान लीजिए डज सी कुक राइस, डज सी कुक राइस टुडे, ये आपका वाक्य लिखा है। आप लोग देख पा रहे हैं कि ये वाक्य आपका एक्टिव में है। सॉरी यहाँ पर बेटा डज सी कुक राइस टुडे, ये वाक्य आपका एक्टिव में लिखा है, इसके हमको यहाँ पर पैसिव बनानी है। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि पैसिव बनाते समय सबसे पहले हमको 3 चीज़ें पहचाननी होती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो आपका डज लिखा, तो डज तो यहाँ पर एज हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्लियर है ना। यहाँ पर सी आपका सब्जेक्ट लिखा है। इसके बाद देखिए जो कुक लिखा, कुक यहाँ पर आपकी मेन वर्ब है, और ये जो राइस लिखा है, राइस यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और टुडे मीन्स होता आज भैया, तो जब ये आज शब्द है तो आज तो समय सूचक है, समय सूचक है तो मतलब आपको ये एटसेट्रा में आकर के आपका काउंट हो जाएगा। तो देखिए जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो जिस तरीके से एक्टिव लिखा, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि जिस तरीके से एक्टिव लिखा उसी तरीके से आपको पैसिव भी लिखना है। यानी कि जैसे यहाँ पर पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब दी गई है, तो पैसिव में भी पहले आपको हेल्पिंग वर्ब ही लिखनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए जब यहाँ पर एक्टिव में सब्जेक्ट लिखा है तो यहाँ भी आपको सब्जेक्ट ही लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी मेन वर्ब लिखी है, तो यहाँ भी आपको मेन वर्ब ही लिखना है। यहाँ पर देखिए आपको ऑब्जेक्ट लिखा है, तो यहाँ भी आपको ऑब्जेक्ट ही लिखना है। फिर ये टुडे आपका एटसेट्रा है, तो ये आपका बाद में आ जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि जिस तरीके से पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, तो यहाँ भी पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। ये सब्जेक्ट लिखा तो यहाँ भी आपका सब्जेक्ट ही आएगा। यहाँ पर मेन वर्ब दी गई तो यहाँ भी आपकी मेन वर्ब ही आएगी। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट लिखा तो यहाँ भी आपको ऑब्जेक्ट ही आएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें केवल आपके पैसिव के अकॉर्डिंग आएंगी। कैसी आएंगी भैया, पैसिव के अकॉर्डिंग आएंगी, समझ गए। पैसिव के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के पहले हमको देखना होगा कि ये आपका टेंस कौन सा है। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डज लिखा है। डज मतलब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि एक्टिव का वाक्य होता है तो पैसिव बनाते समय उसमें से कौन कौन से वर्ड लगाते हैं। हाँ जवाब दीजिए, कितने लोगों को पता है कि जब जो आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में जो वहाँ पर बी के रूप लगाते हैं तो कौन कौन से लगाते हैं। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पर हम लोग इज एम आर लगाएंगे। कौन से शब्द लगाएंगे, इज एम आर शब्द लगाएंगे, क्लियर है ना। अब जब इज एम आर लगाएंगे तो अब यहाँ पर बताया तो आप लोगों ने 3 है, इज भी बताया है, एम भी बताया, और आपने यहाँ पर आर भी बताया। अब आप लोग यहाँ पर कौन सा लगाएंगे। देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन, सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती इसी जगह पर, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा मात्रा में समझ लीजिए। यहाँ पर इज एम आर में से कौन सा लगाएंगे। अब देखिए ये जो हमको लगाना है, तो ये जो आपकी वर्ब लगेगी तो ये पैसिव में लगेगी। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ये जो आपकी वर्ब लगेगी, ये वर्ब आपके यहाँ पर पैसिव के वाक्य में लगेगी। जब ये क्रिया आपके पैसिव के वाक्य में लगेगी तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो वो पैसिव के सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया लगाएंगे यहाँ पर, कि हम लोग जो एक्टिव के सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया लगाएंगे। मेरी बात को समझिए और उसका जवाब दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम लोग जब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना, तो चूंकि बना यहाँ पर पैसिव रहे हैं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम लोग जो है पैसिव के सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, कि यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो है एक्टिव के सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो देखिए जब ये एक्टिव में लिखा है तो यहाँ पर क्रिया आपकी एक्टिव के सब्जेक्ट के अनुसार लगी है,
और जब हम लोग यहाँ पर इसका पैसिव बनाएंगे तो क्रिया जो यहाँ पर आएगी तो आपके पैसिव के सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अब इतना तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग जो है पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में किसको लिखते हैं। तो आपको पता है कि जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है उसी को पैसिव के सब्जेक्ट के रूप में से लिखते हैं। तो एक्टिव में ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा राइस, राइस मीन्स चावल, ये होता नाउन, और नाउन का ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन ही होता है। तो जब हम लोग यहाँ पर राइस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो भैया राइस का सब्जेक्ट आपका क्या आ जाएगा, राइस ही आ जाएगा। अब राइस के साथ में कौन सी क्रिया आएगी, इज आएगी, एम आएगी कि आर आएगी, तो एम तो नहीं आएगी क्योंकि एम तो हमेशा आई के साथ आता है, ये तो क्लियर हो गया। अब बचा इज और आर, तो इज और आर में से कौन सा शब्द लगाएंगे। आप लोग ये सोचिए कि राइस आपका सिंगुलर नंबर का है कि राइस आपका प्लूरल नंबर का है, बताइए। राइस जो नाउन है वो सिंगुलर नंबर का है कि वह आपका प्लूरल नंबर का है, नहीं पता है तो आप लोग यहाँ पर दो बातें याद रखिए। देखिए जितने भी नाउन होते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जितने भी नाउन होते हैं वो नाउन आपका या तो काउंटेबल होगा या तो नाउन आपका अनकाउंटेबल होगा। काउंटेबल का मतलब या तो नाउन को गिना जा सकता है या तो नाउन को नहीं गिना जा सकता, ठीक है ना। अब हम लोग किसका एक वचन और बहुवचन बनाएंगे, मैंने आपको बता दिया स्पष्ट रूप से कि कुछ नाउन जिनको गिना जा सकता है, कुछ नाउन जिनको नहीं गिना जा सकता। अब बताइए जब जिस नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते हैं तो क्या हम लोग उसको 1 2 3 4 के रूप में काउंट कर सकते हैं। सोचिए एक बात को, अपने आप से जवाब दीजिए कि जिस नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते हैं क्या उस नाउन के पहले हम लोग 1 2 3 4 5 6 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। आप कभी लगा के देखिए, जो है उस नाउन के आगे हम लोग जो 1 2 3 4 5 6 नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो केवल जिस नाउन को गिन सकते हैं उसी नाउन के अकेले हम लोग जो 1 2 3 4 5 6 लगा सकते हैं। इससे यहाँ पर एक बात स्पष्ट होती है कि जो हम लोग बहुवचन बनाते हैं वो केवल काउंटेबल नाउन का बनाते हैं। जिस नाउन को गिना जा सकता है केवल उसी नाउन का हम लोग हमेशा बहुवचन बनाते हैं, और जिस नाउन को गिना नहीं जा सकता बच्चों उसका हम लोग प्लूरल कभी भी नहीं बनाते हैं। इस बात को हमेशा अपने जो है मगज में सेट कर लीजिए, ठीक है, कि जिस नाउन को गिना नहीं जा सकता है उसका बहुवचन कभी भी नहीं बनाते हैं। क्लियर है ना। एक छोटी सी बात है, अभी आपको धीरे धीरे करके और भी बताते जाएंगे। अब यहाँ पर समस्या है कि राइस आपका कैसा नाउन है, राइस काउंटेबल है कि राइस आपका अनकाउंटेबल है। तो देखिए जिन चीज़ों को हम लोग लेते देते खरीदते बेचते समय नाप कर तौल कर, ठीक है ना, मतलब जिनको गिन करके ना लिया दिया जाए वो आपके हमेशा जो अनकाउंटेबल होते हैं, ये ध्यान रखिए। जिनको गिन करके ना लिया दिया जाए बेचा खरीदा जाए वो आपके अनकाउंटेबल होते हैं। तो क्या हम लोग जब भी हम लोग चावल लेने जाते हैं दुकान से तो क्या हम लोग दुकानदार को बोलते हैं कि भैया 1000 चावल दे दे, क्या बोलते हैं 1 किलो चावल दे दे ना, तो वहाँ पर केजी में काउंट किया जाता है। इसका मतलब है कि ये जब आपका अनकाउंटेबल है तो इसके साथ में वर्ब जो आएगी तो वहाँ पर सिंगुलर नंबर में आएगी, और सिंगुलर नंबर बच्चों यहाँ पर क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग यहाँ पर इज क्यों लगा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर पैसिव की बात समझिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी गई है, यहाँ भी आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब बिल्कुल आपको छोटे शब्दों में समझना है, बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में जितना समझाया उसी को बिल्कुल 2 लाइन में समझना है। जितना मैंने समझाया उसी पूरे को केवल अब आपको मात्र 2 लाइनों में समझना है। देखिए यहाँ पर जो पैसिव या ये आपका वाक्य एक्टिव में लिखा है तो यहाँ पर एक्टिव की वर्ब लगी, एक्टिव के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी है। यहाँ पर जो वर्ब आएगी तो आपकी पैसिव में आएगी, लेकिन पैसिव की होगी तो आपके पैसिव के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और पैसिव में सब्जेक्ट हमेशा एक्टिव के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, मतलब जो एक्टिव में कर्म होता है उसी को हमेशा पैसिव का कर्ता बनाते हैं। तो पहले आप लोग हमेशा एक्टिव के कर्म को देख लीजिए और उसका तुरंत वहाँ पर कर्ता बना लीजिए मन में ही, ठीक है। यहाँ पर इस क्रिया को लिखने के पहले यहाँ पर आप लोग हमेशा एक्टिव के कर्म को देखिए और उसका तुरंत वहाँ पर जो कर्ता बना लीजिए मन में ही। आप फिर सोचिए कि इस कर्ता के साथ में कौन सी क्रिया लगाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, एज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखा तो यहाँ भी सब्जेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा आएगा, पैसिव का आएगा। और पैसिव में सब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग किसको लिखेंगे, राइस को, इतना तो पता है। देखिए यहाँ पर आपकी मेन वर्ब है तो यहाँ भी आपकी मेन वर्ब आएगी। और पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की भैया कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, कुक्ड आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा तो यहाँ भी आपका ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन हम लोग पैसिव में ऑब्जेक्ट के रूप में किसको लिखते हैं, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है। तो पहले तो यहाँ पर हमको बाई लगाना पड़ता है तो पता ही है, और हर आ जाएगा और टू दिख जाएगा आपका टू डे। ठीक है, कितना आसान है।
समझे। एक वाक्य भी आप लोग और बनाइए इसी तरीके से। एक वाक्य और बनाइए अभी आप लोग। डिड यू नो मी। आप वीडियो को पॉज करिए और इसका पहले पैसिव वॉइस बनाइए। देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ इसका पैसिव। ये आपका डिड लिखा है, हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, नो मेन वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जब लिखेंगे सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पैसिव के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब पैसिव में सब्जेक्ट हम लोग किसको बनाएंगे, मी को बनाएंगे। तो मी का अर्थ आई होता है। अब बताइए जब ये पास्ट में लिखा है तो इसके साथ में पैसिव में क्रिया कौन सी आएगी, वॉज या वर आएगी। और आई के साथ आपका कौन सा शब्द लगाते हैं बच्चा, आई के साथ हम लोग हमेशा जो वॉज लगाते हैं, तो वॉज आ जाएगा, आई आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए दो शब्द लिख दिए, तीसरा शब्द यहाँ पर मेन वर्ब है तो यहाँ भी आपको मेन वर्ब ही लगानी है, तो नोन आ जाएगा। अब ये बताइए नोन के साथ में पैसिव वॉइस में कौन सा शब्द लगाते हैं, हाँ बिल्कुल बताइए, नोन के साथ में पैसिव वॉइस में कौन सा शब्द लगाते हैं, टू लगाते हैं, ठीक है, टू, यू और इस तरीके से। बात समझ में आ गई ना। आप लोग इतना समझ गए तो समझ लीजिए कि पूरे आपके इंट्रोगेटिव के पैसिव बिल्कुल इसी तरीके से बनाने, कुछ अंतर नहीं होता इनमें से। इनको हम इरेज कर देते बेटा। दूसरे वाक्य आपको समझाते हैं अभी हम, थोड़ा सा कुछ बड़े टाइप के। हमने यहाँ पर लिखा डू यू नॉट डू योर वर्क इन टाइम। क्लियर है। ये आपका एक्टिव का वाक्य है, ये जिसका पैसिव बने डू यू नॉट डू योर वर्क इन टाइम, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ही आपको पहचानना है प्रत्येक वाक्य में, बाकी कुछ नहीं समझना है। तो जब हम लोग बनाएंगे आप लोग पहचान चुके होंगे, है ना। तो देखिए मैंने बताया था कि जो भी इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस होते हैं उनमें नॉट हमेशा आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना है। वो वाक्य चाहे एक्टिव का हो, वो वाक्य चाहे तो आपका पैसिव का, सब में ये नियम फॉलो होता है। क्लियर है। बनाएंगे। देखिए ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये नॉट आपका एडवर्ब हो गया, डू मेन वर्ब हो गई, और यहाँ पर योर वर्क आपका जो है ऑब्जेक्ट ही है। तो यहाँ पर जब योर वर्क है तो योर वर्क का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपका योर वर्क ही आएगा, क्योंकि ये आपका नाउन हो गया। अब नाउन ये बताइए कितने वचन का, काम, काम को गिना नहीं जा सकता है, ठीक है ना। कि जैसे कोई ये 1 घंटा करता है तो 1 काम कर लिया, 2 काम कर लिया, इसको हम लोग इस तरीके से काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये हमेशा कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। जब सिंगुलर आएगा तो यहाँ पर कौन सा शब्द लगा देंगे, इज लगा देंगे, ठीक। और फिर योर वर्क। देखिए जैसा जैसा एक्टिव में लिखा वैसा वैसा केवल आपको पैसिव में लिखना, बस केवल पैसिव के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर वर्ब लिख दी, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया। अब नॉट देखिए यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर भी हम लोग नॉट लिख लेंगे, है ना, हम कौन कम है तो इनसे। अब डू की यहाँ पर थर्ड फॉर्म बना देंगे भैया तो डन हो जाएगा, हाँ, बाय यू आ जाएगा। और इन टाइम आपका यहाँ पर ज़्यादा शब्दों के रूप में लिखा है तो हम लोग उसको एक्स्ट्रा के तौर पर ऐसे ही लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है, इस तरीके से बन जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। अब थोड़ा सा और अच्छा वाक्य लेते हैं, कैन दे सेटिस्फाई यू एंड मी। क्लियर। देखिए कैन दे सेटिस्फाई यू एंड मी। अब देखिए जब इसका पैसिव बनाएंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी गई है, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। आप लोग केवल समझते जाइए एक एक, में कोई भी ऐसा वाक्य नहीं बचेगा, किसी भी प्रकार का वाक्य जो आप लोग ना बना पाए। देखिए ये पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ भी आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब कैन होता है तो कैन भी, या मे होता है तो आपका मे भी, कुड होता है तो आपका कुड भी, इस तरीके से आता है ना। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि जैसे आपका यहाँ पर कैन हो गया और एक आपका यहाँ पर एक कैन भी हो गया, इन दोनों में ज़रा बताइए कि शब्दों की संख्या कितनी है। पहले वाले में केवल एक ही शब्द लिखा है, दूसरे वाले में यहाँ पर आपके 2 शब्द दिए गए हैं, ठीक है ना। पहले वाले में केवल आपका 1 शब्द लिखा है, दूसरे वाले में यहाँ पर आपके 2 शब्द लिखे हैं। अब यहाँ भी आपको एक बात याद रखनी है, बिल्कुल उस नेगेटिव के नियम की तरह, कि आपके जब भी हेल्पिंग वर्ब में शब्दों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो जाए,
सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी हेल्पिंग वर्ब में शब्दों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो जाए तो केवल पहला शब्द अकेले सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे और बाकी सभी शब्द आपके सब्जेक्ट के बाद आएंगे। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, ये एक तरीके का आपका रूल है, जब भी हेल्पिंग वर्ब में शब्दों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो जाए तो पहला शब्द अकेले सब्जेक्ट के पहले आएगा, बाकी सभी शब्द आपके सब्जेक्ट के बाद आएंगे। वो वाक्य चाहे तो आपका एक्टिव का हो और वो वाक्य चाहे तो आपका पैसिव का हो, ये सब जगह लागू किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर कैन है तो आपका कैन भी आ जाएगा, तो कैन अकेले सब्जेक्ट के पहले और बी आपका सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि पहला शब्द ही आपको सब्जेक्ट के पहले लिखना है, तो पहले तो यहाँ पर कैन आ जाएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर बताइए कौन कौन से आएंगे, लिखा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर यू एंड मी। आपको मैंने इस तरीके का एक उदाहरण और एक दिन करवाया था कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो डबल है लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पर एंड से जुड़े हुए हैं। और जब भी एक्टिव के वाक्य में कोई 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो दोनों को आपको भी साथ में सब्जेक्ट के तौर पर लिखना पड़ेगा, दोनों को आपको साथ में सब्जेक्ट के तौर पर लिखना पड़ेगा। यदि यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट होते और दोनों के बीच में एंड शब्द न लगा होता है और दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, एक आपका सजीव होता और एक आपका निर्जीव होता, तब हम लोग किसी एक शब्द को अकेले सब्जेक्ट बनाते, बाकी दूसरे को मेन वर्ब के बाद में लिखते। लेकिन यदि आपके 2 ऑब्जेक्ट लिखे हैं और दोनों आपके एंड से जुड़े हुए हैं तो दोनों को आपको यहाँ पर साथ ही साथ लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले तो कैन आ जाएगा। अब देखिए यू एंड मी दोनों को सब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे भैया, तो यू का ऑब्जेक्ट आपका यू होता है, सॉरी यू का सब्जेक्ट आपका यू होता है ना, एंड मी का सब्जेक्ट आपका आई होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर चूंकि कैन भी लगाना है तो पहला शब्द के लिए सब्जेक्ट के पहले, बाकी सभी शब्द आपके सब्जेक्ट के बाद, इस तरीके से आ जाएगा। आई बी सेटिस्फाइड। अब बताइए सेटिस्फाइड यदि आपके पैसिव के सेंटेंस में दिया जाए तो वहाँ पर हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं। आपको मैंने याद कराए थे कुछ प्रीपोजिशन, याद किया करिए जरा कुछ बातों को। बिल्कुल सही है कुछ लोगों का कि सेटिस्फाइड के साथ में हमेशा विथ का यूज होता है, ठीक है, विथ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर आगे, दे का ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो यहाँ पर देम होता है। आपको बात समझ में आई है। कैन यू एंड आई बी सेटिस्फाइड विद देम। अभी एक वाक्य और लिखते हैं इसी तरीके से कुछ समझने के लिए आपको। देख लीजिए अभी कुछ और भी वाक्य आपको समझने हैं। अब समझते हैं हम लोग जो है ऐसे वाक्य जिनमें से क्वेश्चन वर्ड दिया गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, यदि आपने वो समझ लिया तो ये भी बिल्कुल आसान ही है। हमने जैसे समझा यहाँ पर, हाउ डू दे सिंग दिस सॉन्ग, हाउ डू दे सिंग दिस सॉन्ग, ठीक है ना। जब देखिए हम लोग यहाँ पर इसका पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव कुछ इस तरीके से आएगा बेटा। देखिए ये तो हाउ आपका क्वेश्चन वर्ड है, डू हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, सिंग वर्ब है, यहाँ पर दिस सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। आपको मैंने बताया कि यदि एक्टिव के वाक्य का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से हो तो पैसिव के वाक्य का प्रारंभ भी क्वेश्चन वर्ड से ही करेंगे। तो और देखिए यहाँ पर आपको कुछ बातें बचेंगी जो कि आपको मैं कल के वीडियो में समझाऊंगा और उसको देखना ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर मैं केवल ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स के ही पैसिव बताऊँगा जो कि बिल्कुल आसान होती है। आपको कल के वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा वाली बताऊँगा, कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा कल के वीडियो में, ठीक है। आने वाली जो वीडियो होगी उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर आपका हाउ लिखा है तो जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया वही क्वेश्चन वर्ड आपको यहाँ भी लिख देना है एज इट इज। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो यहाँ पर पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और जब भी हम लोग पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है तो हमको यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट देखना पड़ता है। ऑब्जेक्ट के रूप में इसमें लिखा दिस सॉन्ग लिखा है, दिस सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स गाना, गाना को हम लोग गिन सकते हैं, 1 गाना 2 गाना 3 गाना 4 गाना, ठीक है ना। तो आपका ये सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर में है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट का है तो यहाँ पर आपका इज आ जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है तो यहाँ भी हमको सब्जेक्ट ही लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट हमको किसका लिखना है, पैसिव का सब्जेक्ट लिखना है। क्लियर है ना। दिस सॉन्ग, अब बच्चों मैंने अभी आपको शायद नहीं बताया होगा, हाँ, सिंग की थर्ड फॉर्म बच्चों क्या होती है, संग और बाय देम। क्लियर है। एक और देखिए अभी,
देखो बेटा आपका सेंटेंस लिखा व्हेन हैव वी सीन दिस मूवी, तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा कि व्हेन लिखा तो यहाँ भी आपका व्हेन आ जाएगा, व्हेन। हैव लिखा है ना हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैव है तो हैज बीन या हैव बीन लगेगा, तो पहला शब्द के लिए आगे आ जाएगा। तो पहला शब्द जब आगे लिखेंगे पहले यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो मूवी लिखा सिंगुलर नंबर का तो हैज आ जाएगा, हैज के बाद में आपका दिस मूवी, ठीक है। इसके बाद आपका बीन लगा देंगे, फिर यहाँ पर सीन की थर्ड फॉर्म आपकी सीन ही होती है, और बच्चों इसके आगे आपका बाय अस आ जाएगा। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, बिल्कुल सिंपल है, जैसा एक्टिव लिखा वैसा ही आपका पैसिव, और अभी तक हमने जो समझा उसी तरीके से यहाँ भी लिखे हुए हैं। एक लास्ट वाक्य एक और आप लोग बना लीजिए आज के वीडियो का। मैंने यहाँ पर लिखा वाई आर यू नॉट वॉचिंग वाई आर यू नॉट वॉचिंग माई वीडियोज़, ठीक है ना। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, पहले तो वाई लिख देंगे। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पहले सब्जेक्ट समझ लीजिए, तो वीडियोज़ लिखा है प्लूरल नंबर में तो वीडियोज़ ही आएगा। आर लिखा है तो आर बीइंग एम बीइंग आएगा, आर। अब यहाँ पर पहले क्या लेंगे कि ऑब्जेक्ट का यहाँ पर सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है ना। तो माई वीडियोज़, अब देखिए यहाँ पर नॉट लिखा है तो पहले नॉट लिखेंगे, बाद में हम लोग यहाँ पर बीइंग लिखेंगे। आपको मैंने अभी पिछले वाक्य में बताया एक जगह पर, वाई आर माई वीडियो नॉट बीइंग वॉच्ड, ठीक है। और आगे आपका बाय यू। क्लियर है ना। देख लीजिए, आप इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यदि आपको इस वीडियो में कोई भी ऐसी बात जो ना समझ में आई हो, आप निश्चित रूप से कमेंट करिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वाकई बात यदि आपको मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।